ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। एंटोन चेखव रूस के एक किसान खानदान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद सिर्फ 16 बरस की उम्र से वो पढ़ाने का काम करने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने मॉस्को में तिब की तालीम भी हासिल की, लेकिन अदब ही उनका ओढ़ना बिछौना रहा। आमतौर से चेखव की कहानियां बेअंजाम होती हैं। वो जवाब के बजाय सवाल उठाती हैं। वो तबलीग या तजवीज से दूर रहते हैं। उनका कहना था कि फैसला करना कहानीकार का मनसब नहीं, फैसला पढ़ने वालों पर छोड़ना ही मुनासिब है कि वो कहानी को क्या मानी पहनाते हैं। आज हम चेखव की एक मशहूर कहानी शर्त ड्रामे के रूप में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस कहानी के जरिए ये बात सामने आती है कि अगर इंसान को उम्र भर की कैद तन्हाई भी हो जाए, लेकिन उसे अच्छी तरह क्लासिक किताबें मुहैया रहें, तो वो जिंदगी का राज पाकर मालामाल होने के बजाय इल्म और दानिश से मालामाल होने को तरजीह देगा। तो आइए सुनते हैं एंटोन चेखव की रूसी कहानी शर्त का उर्दू रेडियाई रूप, जीत की हार। तरतीबकार हैं दानिश इकबाल। मजा आ रहा है भाई, पूरा पूरा मजा आ रहा है। अच्छे खाने और अच्छी शराब से दिमाग तरोताज़ा हो जाते हैं, तो हर बात शीशे की तरह साफ होकर दिमाग तक पहुंचती है और बकौल शख्स से 14 तबक रोशन हो जाते हैं। वकील साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हमेशा सही कहते हैं हुजूर। यही वजह है कि चाहे मैं हूं या हमारे प्रोफेसर साहब हों, हम लोग बैंकर अल्बर्ट साहब की पार्टी कभी नजरअंदाज नहीं करते। हाँ, सही कहते हैं। खैर वकील साहब जी, आप तो शहर के सबसे नौजवान और सबसे काबिल वकील हैं। ये पूछिए। मुझे ये बताइए कि सजाए मौत के बारे में वकील के तौर पर आपका क्या ख्याल है? हर कायदे के इंसान की तरह मैं भी दरअसल सजाए मौत के खिलाफ हूँ। इसका मतलब ये कि आप मुझे कायदे का इंसान नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं तो सजाए मौत का सबसे बड़ा हिमायती हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कभी मुझे उन दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़े तो मैं सजाए मौत को अपने लिए पसंद करूंगा। ये सिर्फ एक लम्हे की अजियत होगी, जबकि उम्र कैद का हर लम्हा फांसी से ज्यादा अजियतनाक होगा। वकील साहब, अगर आप थोड़ी देर को ये भूल जाएं कि आप वकील हैं, तो एक इंसान के तौर पर आप क्या मशवरा देंगे? तो मैं मुअज़्ज़िज़ बैंकर साहब के बरक्स उम्र कैद को अपने लिए पसंद करूंगा। इस तरह जिंदगी तो खत्म ना होगी। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ना रहने से किसी ना किसी हाल में जिंदा रहना बेहतर होगा। आप वापस मुआशरे में आ सकते हैं, बेहतर जिंदगी की उम्मीद तो जिंदा रहेगी। जिंदगी कैसी भी हो वो मौत से तो बेहतर ही होगी। ये सब कहने की बातें हैं। उम्र भर की कैद काटना आसान नहीं है। मौत से बदतर हो जाएगी जिंदगी। मेरे जैसा इंसान खुदकुशी कर लेगा, लेकिन मेरे जैसा इंसान मौत पर जिंदगी को तरजीह देगा। ये झूठ है। तुम कैद के पहले साल में ही चिल्ला रहे होगे, मुझे सजाए मौत दे दो, मुझे उम्र कैद नहीं चाहिए, मैं मरना चाहता हूं। ऐसा कभी नहीं होगा। 1 साल छोड़िए, मैं 15 साल तक ये मुतालिबा ना करूंगा। ये बात है तो आज मैं शर्त लगाता हूं, $20 लाख की। कितना? $20 लाख? सारा जोश झाग बनकर बैठ गया। मुझे आपकी शर्त मंजूर है बैंकर साहब। आपके $20 लाख डूब चुके हैं, मुझे मंजूर है यह शर्त। तो तुम्हें 15 बरसों की मुसलसल कैद कबूल है? हाँ, मैं 15 साल की कैद कबूल करता हूं।
और मैं इस कैद मुसलसल की कामयाब तकमील पर आपको $20 लाख इनाम देने का वादा करता हूं। आप $20 लाख की बड़ी रकम खो सकते हैं, सोच लीजिए। मेरे पास बेइंतहा दौलत है, बेअंदाजा दौलत है, इतनी कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता। $20 लाख मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। साफी साहब, अब वकील साहब से ये कहिए कि वो अच्छी तरह सोच लें। वकील साहब के पास एक ही जिंदगी है और वो ये शर्त लगाकर जिंदगी भर की अजियत खरीद रहे हैं। मैं उन्हें एक दफा फिर मौका देता हूं कि वो होश में आ जाएं। मैं अपने अहद से मुकरने वाला इंसान नहीं। ये मेरे लिए सिर्फ एक अनोखा तजुर्बा ही होगा, बस। तुम पर जिंदगी का एक एक लम्हा अजाब हो जाएगा। तुम्हें बार बार यह ख्याल आएगा कि तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तुम खुद को गालियां दोगे। नौजवान, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं चाहूंगा एक बाकायदा मुआहदे पर यहाँ मौजूद सभी लोग दस्तखत करें और उसे मेरे और इन बैंकर साहब के वकील के पास रखा दिया जाए। यही मुनासिब होगा। चलिए चलिए। साफी साहब, मुआहदे की शराइत आप लिखिए। जी जी। पहली शर्त, वकील पीटर साहब इसके बाग के एक कोने में वाकई मेरे मकान के एक कोने में कैद तन्हाई में 15 साल रहेंगे, जहां उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। यह भी लिखिए कि 15 साल वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। दूसरी शर्त, दूसरे लोगों से मिलने और उनसे बात करने या उनकी शक्ल देखने की भी इजाजत नहीं होगी। वो खिड़की से बाहर न देख सकेंगे, न ही उनके कान इंसानी आवाजें सुन सकेंगे। अलबत्ता इन्हें रोजाना अखबार और इनकी मर्जी की किताबें मुहैया की जाती रहेंगी। वकील साहब को मौसीकी का एक साज भी मुहैया कर दिया जाएगा। वकील साहब को खत लिखने और खत वसूल करने का हक होगा। तो ये अब सब कानूनी तौर पर तय पाया। और हाँ, ये भी लिख दीजिए कि चैलेंज की रूह से 14 नवंबर 1870 को रात ठीक 12 बजे मैं अपनी कैद तन्हाई का आगाज करूंगा और 15 बरस की कैद मुकम्मल करने के बाद 14 नवंबर 1885 को रात ठीक 12:01 पर इस कोठरी का दरवाजा खोलकर मुझे रिहा कर दिया जाएगा। और इस चैलेंज की कामयाब तकमील पर मुझे $20 लाख नकद अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये तयशुदा वक्त से 2 मिनट पहले भी कदम बाहर निकालते हैं या किसी और किस्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं तो ये $20 लाख के मुस्तहिक नहीं होंगे और शर्त हार जाएंगे। हाँ, मंजूर है, लिखिए। जी लिख दिया। अब दस्तखत कीजिए सभी लोग। जी। मालिक, माफी चाहता हूं ये पूछने के लिए कि आपकी मुसलसल बेचैनी की वजह क्या है? पूरी रात आप कमरे में टहलते रहे हैं। मैं 15 साल पहले की उस बदकिस्मत रात को मैं सारी रात याद करता रहा। किसी फिल्म की तरह उसके वाकयात मेरे जहन के पर्दे पर आते जाते रहे। मैं सोच रहा था मैंने ये अहमकाना बल्कि जालिमाना चैलेंज दिया ही क्यों था। बातों ही बातों में मैं क्यों संजीदा हो गया था। और उस
ने अपनी जिंदगी के 15 साल दांव पर लगा दिए और मैंने 20 लाख डॉलर झोंक दिए। लेकिन क्या हमारी इस बेवकूफ़ी की हरकत से इस बात का हमेशा के लिए तस्फिया हो जाएगा कि सजाए मौत बेहतर है या उम्र कैद? हरगिज़ नहीं होगा। हमारी हरकत मेरी बकवास थी। काश मैंने ही अक्ल के नाखून लिए होते। मेरी तरफ से यह बेपनाह दौलत की अंधी नुमाइश थी और उस वकील की तरफ से दौलत की हिर्स के सिवा कुछ भी न था। मुझे याद है मालिक कि रोज़न के रास्ते वसूल होने वाली छोटी छोटी पर्चियों से ये पता चला कि कैद के पहले साल वकील साहब तन्हाई और बोरियत से बेहद परेशान रहे। बंद कमरे में दिन रात पियानो बजाने की आवाजें आती रहती थीं। मुझे याद है कि वकील ने शुरू शुरू में ही शराब और तंबाकू और सिगरेट वगैरह कबूल करने से इनकार कर दिया था। शराब के बारे में उसने लिखा कि शराब ख्वाहिशात को भड़काती है और ख्वाहिशात एक कैदी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मुझे याद है उसने ये भी लिखा था कि अकेले बैठकर मैनोशी करने से ज्यादा बोर करने वाली कोई बात इस दुनिया में नहीं हो सकती। जी, और तंबाकू के बारे में उसने लिखा कि ये कमरे की बंद फिजा को मजीद मुकद्दर कर देता है। नॉवल वगैरह तो पढ़ता था। हाँ बाबा, कैद के पहले साल वकील साहब ने कई कहानियों की किताबें और नॉवेल मंगवाई थी। उन्होंने मोहब्बत और जराइम, कॉमेडी और तसव्वुराती कहानियों में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की थी। और अब म्यूजिक भी बंद हो चुका है। जी, वो दूसरे बरस के दौरान ही पियानो बजना बंद हो गया था। उस जमाने में उन्होंने ज़्यादातर क्लासिकी किताबों की फरमाइश की थी। पांचवें बरस में फिर एक बार उनके कमरे से मौसीकी की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी और इसी दौरान उन्होंने शराब की फरमाइश भी शुरू कर दी थी। तुम लोग उसे छुप छुप कर भी तो देखते थे। जी, वो कई नौकरों ने बताया कि उस पूरे साल वकील साहब बस खाते पीते और सोते रहे। फिर वो वक्त भी आया जब वो बड़बड़ाते रहते थे और अक्सर अपने आप को बुरा भला कहते थे। उस साल इन्होंने किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ी, जबकि उससे पहले के 4 बरसों में उसकी फरमाइश पर तकरीबन 600 किताबें खरीद कर उसे मुहैया की गई थीं। जी, उसी ये रहा वो खत। हाँ, और मुख्तलिफ लिसानी माहिरीन को उसका खत पढ़ा देने के बाद बाग में बंदूक दाग दी गई थी। कल दोपहर ठीक 12 बजे उसकी कैद की मियाद खत्म हो जाएगी। पूरे 15 बरस बाद वो मेरी कैद से आजाद हो जाएगा और मुआहदे के मुताबिक मुझे उसको 20 लाख डॉलर अदा करने होंगे। लेकिन क्या आपके पास अब इतनी बड़ी रकम है? इतनी बड़ी रकम? अगर मैं अपना सारा कुछ बेच बाच दूं और सारे असासे समेट समाट कर उसे ये रकम अदा करने की कोशिश करता हूं तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। मैं दिवालिया हो जाऊंगा, एकदम दिवालिया। 15 बरस पहले तो मेरे पास 20 लाख क्या कई 100 लाख डॉलर थे। इतने थे कि उनकी गिनती और हिसाब किताब रखना भी मुश्किल था। लेकिन आज मेरी जमाशुदा पूंजी के मुकाबले मुझ पर कर्जों का बोझ कहीं ज्यादा है। और कल आपको वकील साहब को भी रकम देनी होगी। हाँ? ये नई मुसीबत है कि कल इस वकील को भी 20 लाख डॉलर देने होंगे। या खुदा, मैं क्या करूं?
कहां जा मरूं मैं कहां से दूंगा? दिवालिया होने और रुसवाई और जिल्लत से बचने का एक तरीका है। एक तरीका है? हाँ। वो क्या? वकील को मार दिया जाए। क्या कह रहे हो तुम? किसी को शक हुआ भी तो शक चौकीदार पर किया जाएगा। चौकीदार पर शक जाएगा? ये कहाँ दिया सलाई। मैं टिपाई पर चढ़कर रोशनदान से कैदी के कमरे में झांक कर देखता हूं। जी जी। क्या नजर आ रहा है सर? वो जलती हुई मोमबत्ती आखिरी दमों पर है। कैदी मेज पर सर झुकाए बैठा है। पीछे से बस उसकी कमर, सफेद उलझे हुए बाल और सूखे हुए हाथ ही नजर आ रहे हैं। मेज, उसके साथ 2 कुर्सियां और नीचे कालीन पर जगह जगह किताबें बिखरी पड़ी हैं। चलो दरवाजा खोलो। ओ खुदा, ये इंसान नहीं लगता, ये तो बस एक ढांचा है। नहीं, वो नातवा हड्डियों पर बस सूखी हुई इंसानी खाल मड़ी है। चेहरा मिट्टी की रंगत का है। गाल सूख कर अंदर धंस गए हैं। बाल चांदी की तरह चमक रहे हैं। अरे, कोई भी शख्स इसे देखकर इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि इसकी उम्र सिर्फ 40 साल है या थी। क्या ये मर चुका है? हाँ? और अगर नहीं भी मरा है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी इसे खत्म करने में। ओ, ये क्या है? ये देखिए, मेज पर उसके झुके हुए सर के नीचे कागज रखा है जिस पर बारीक लफ्जों में कुछ इबारत लिखी हुई है। निकाल लो। हाँ। खामोशी से बाहर चलो। हाँ, अब बढ़ो। चलो। कल रात ठीक 12 बजे मेरी ये तवील कैद तन्हाई खत्म हो जाएगी और मेरी आज़ादियाँ बहाल हो जाएंगी और मैं दूसरे लोगों से मिल सकूंगा। लेकिन कब्ल इसके कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं और सूरज की रोशनी को देखूं, मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि तुमसे कुछ बातें कह लूं। मुझे अपने पाक, साफ और बेदाग ज़मीर और उस खुदावंद की कसम है जो मुझे हर वक्त, हर लम्हे देख रहा है, कि मैं तुम्हारे सामने ये ऐलान कर दूं कि आज़ादी, ज़िंदगी और सेहत गरज हर चीज़ मेरी नज़रों में बेहैसियत व बेवक़्त है, जिसे तुम्हारी किताबें दुनिया की नेमत करार देती हैं। पूरे 15 साल तक मैंने बड़े इन्हिमाक से ज़मीनी ज़िंदगी का मुताला किया। ये दुरुस्त है कि मैंने इस अरसे में न ज़मीन देखी और ना इस पर बसने वाले, लेकिन तुम्हारी मुहैया की हुई किताबों के ज़रिए मैंने इस ज़मीन और इसकी नेमतों और बरकतों को अच्छी तरह चखा, परखा और महसूस किया। मैंने महकती हुई शराबें पी, लहकते हुए गीत गाए, जंगलों, पहाड़ों, वादियों और मर्ग़ज़ारों में गज़ालों के पीछे दौड़ा, हिरनों का शिकार किया, कई औरतों से मोहब्बत की, और वो खूबसूरत औरतें वो थीं जो बादलों की तरह हल्की, पाक, शफ़ाफ,
बेरिया और बेदाग थीं, और जिन्हें तुम्हारे शायरों ने अपनी गैर मामूली क़ुव्वत तख़य्युल से तख्लीक किया था। ऐसी बहुत सी औरतों ने मुझसे चांदनी रातों में मुलाकातें की और मेरे साथ तकिए पर सर रखकर सरगोशियों के अंदाज में बेहदो हिसाब खूबसूरत दास्तानें सुनाई, और उनके नशे शबाब से मैं पहरों मदमस्त रहा। तुम्हारी किताबों के ज़रिए मैं हिमालय और कराकोरम जैसे बुलंद व बाला और पुरहैबत पहाड़ों पर चढ़ गया, और उनकी चोटियों से मैंने सूरज को सुबह के वक्त उफ़क़ से तुलू होते और शफ़क़ के दामन में ग़ुरूब होते देखा। मैंने तादेर नीलगुं और सफ़ेद आसमान के किनारों पर रंगों के तिलस्मात खुलने का नज़ारा किया। समंदरों की छातियों पर किरणों का रक़्स बिस्मिल देखा। हवाओं को नदियों का बदन चूमते पाया। पहाड़ों के किनारों पर अंधेरे उजाले के फूल खिलते देखे। रुपहली किरणों को सफ़ेद बादलों की ओट से जा निकलते और सूरज की अलविदाई शुआओं को स्याह घटाओं का सीना चीरते देखा। मैंने सरसब्ज़ व शादाब जंगल, हरे भरे लहलहाते खेत, भरपूर दरिया और लबालब झीलें देखीं। हंसते बसते शहर और बस्तियां देखीं। मैंने रक्स गाहों के नीम व दरवाज़ों से फूटकर हवा की लहरों पे तैरती हुई मौसीकी की मधुर ताने सुनी। मैंने उन खूबसूरत और पाकीज़ा फरिश्तों के परों को छुआ जो मेरे ख्वाब विसाल में तर आते हैं और मुझसे खुदा की बातें करते हैं। तुम्हारी किताबों के ज़रिए मैं ज़मीन और समंदर की अमीर पहनाइयों में उतर गया। मुझसे मोजज़े रूनुमा हुए। मैंने शहरों को जलाकर मिस्मार कर दिया, नए नए मज़ाहिब की तबलीग की और एक आलम को फतह किया। तुम्हारी किताबों ने मुझे अक्ल और दानिश अता की, और बेफिक्र दिनों से लेकर आज तक इंसानी जहन ने जो कुछ भी सोचा वो सब जौहर बनकर मेरी इस छोटी सी खोपड़ी में हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो गया। और मैं जानता हूं कि आज मैं तुमसे कहीं ज्यादा अक्ल व खिरत का मालिक हूं, तुमसे कहीं ज्यादा ज़ीरक हूं, चालाक हूं, मगर मैं तुम्हारी इन किताबों को हकारत की नज़र से देखता हूं। दुनियावी तख्लीक और दानिश मेरे सामने बेवक़्त चीज़ें हैं। हर चीज़ बेहकीकत है, बेहैसियत है, फरेब है, धोखा है, शराब है। माना कि तुमको और तुम्हारी तहजीब को खुद पर बड़ा नाज होगा, तुम अपने पर फिदा होगे, लेकिन एक ऐसी भी ताकत है जिसे तुम मौत कहते हो, जो ज़मीन पर से तुम्हारे वजूद को यूं मिटा कर रख देगी जैसे तुम्हारा कभी वजूद था ही नहीं। और तुम्हारी खुशहाली की ये सारी दास्तानें और तुम्हारे गैर फानी फ़लसफ़ों और दानिश्वरों का लाफानी नाम और काम सब एक ना एक दिन इस दुनिया के साथ ही मिट जाएगा। पागल हो तुम गलत रास्ते पर चले गए हो। तुमने झूठ को सच की और बदसूरती को खूबसूरती की जगह दे दी। अगर कल दरख्तों पर फलों की बजाय मेंढक लगने लगे तो तुम ताज्जुब करोगे। इसी तरह आज मैं तुम पर ताज्जुब कर रहा हूं। तुमने इस जमीन को जन्नत का दिल समझ रखा है, खूबसूरती का सौदा बदसूरती से कर रखा है। मैं तुम्हें समझाने या कायल करने की हरगिज कोशिश न करूंगा।
ताहम मैं तुम्हें आईना जरूर दिखाना चाहता हूं और उन चीजों के लिए अपनी नफरत का खुलकर इजहार करना चाहता हूं जिनके लिए और सिर्फ जिनके लिए तुम जिंदा रह रहे हो। मैं 20 लाख डॉलर की उस रकम से दस्तबरदार होता हूं जिसे कभी मैंने नेमत अर्जी समझकर 15 साल की गुलामी हंसी खुशी कबूल कर ली थी। अब ये रकम मेरे नज़दीक कोई वक़्त नहीं रखती। इस रकम के हुसूल के हक से खुद को महरूम कर देने के लिए मैं तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करूँगा और मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले कैद तन्हाई से निकल भागूंगा। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मैंने इससे पहले कभी इतनी नदामत और पशेमानी महसूस नहीं की थी। आज से पहले कभी मैंने खुद को इतना जलील और हकीर नहीं पाया था। चलो यहाँ से। जी चलो। जी मालिक, आइए। मालिक, मालिक, चौकीदार बदहवासी के आलम में दौड़ता हुआ आया है। वो कह रहा है कि कैदी रोशनदान के रास्ते भाग निकला है और उसने खुद उसे बाग की दीवार फलांगते हुए देखा है। वो उसके पीछे भागा लेकिन कैदी नजरों से ओझल हो गया। भाग गया? जी जी जी। सुनो, जी। जिस आहनी सेफ में कैद खाने की चाबी थी, हाँ, अब उसमें वकील का ये खत रख दो ले जाकर। ठीक है मालिक। जी जी मालिक। रख दो ये खत। जीत की हार। अभी आपने रूसी मुसन्निफ एंटोन चेखव की एक मशहूर कहानी शर्त का ये रेडियाई रूप सुना, जिसे दानिश इकबाल ने तरतीब दिया। हिस्सा लेने वाले फनकार थे जोगिंदर टिक्कू, नीरज शर्मा, नरेश खन्ना, एसएम शरीफ और सुरेंद्र सागर। हिदायतकार थे सरफराज अहमद और मुआविन शादाब अली खान।